नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आईएएस टॉपर आंसर कॉपी में। विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज करेंगे 2021 की है। और जो ये टेस्ट सीरीज है एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर एंड मिडिवल इंडिया, इसके क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे और क्वेश्चन के साथ साथ हम इसके आंसर भी करते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है नाट्य शास्त्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन बता रखा है ये नाटक, नृत्य और संगीत कला पर आधारित एक क्या है ग्रंथ बता रखा है। दूसरा कथन है इसकी रचना भरत मुनि द्वारा की गई है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? पहला केवल एक, दूसरा बता रखा है दो, और एक और दो दोनों, और एक ना तो दो। इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर केवल ये एक और दो दोनों। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। इसका आंसर देखते हैं, उत्तर व्याख्या देखते हैं इसकी। सी ऑप्शन इसका राइट था। भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र शास्त्रीय नृत्य पर उपलब्ध प्राचीन ग्रंथ है। यह नाटक, नृत्य, संगीत कला की एक कला की स्रोत पुस्तक है। ठीक है, और नाट्यशास्त्र की रचना का काल सामान्यतः द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व से द्वितीय शताब्दी ईसवी के मध्य स्वीकार किया जाता है। और नाट्यशास्त्र को पांचवें वेद के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, यानी कि ईसा मसीह जो है उसके 2 साल पहले और 2 साल बाद का इसमें इतिहास मिलता है। किसके ऊपर इतिहास है? संगीत के ऊपर, कला के ऊपर और नृत्य के ऊपर और नाटक, ये सब इसमें देखने को मिलता है। और इसको 5वां वेद भी बोलते हैं। किसको? नाट्य शास्त्र को 5वां वेद ही बोलते हैं। और 5वां वेद किस लिए बोलते हैं ये देखते हैं। इस ग्रंथ के रचनाकार ये कौन है? भरत मुनि है। ठीक है, इस ग्रंथ के रचनाकार के अनुसार ऋग्वेद से शब्दों को लिया गया है, सामवेद से संगीत को लिया गया है, यजुर्वेद से आंगिक अभिनय यानी कि जो नाचने गाने के जो स्टेप हम सीखते हैं वो लिया गया है यजुर्वेद से, और अतर्थ वेद से भाव यानी एक्सप्रेशन को लिया गया है, जो हम एक्सप्रेशन करते हैं डांस के समय, और ग्रहण करके इस वेद की रचना करी है, जिसको 5वां वेद बताया जा रहा है, इसकी रचना करी गई है। और कुछ अनुश्रुति यानी कुछ सुनने में ऐसा आया है कि जैसे किस्से कहानी में सुना जाता है कि अनुसार स्वयं भगवान ब्रह्मा द्वारा नाट्यवेद की रचना की गई थी, जिसमें 36,000 से अधिक श्लोक हैं। इसके अंदर 36,000 से अधिक श्लोक बताए जा रहे हैं, और इसलिए दोनों ही कथन क्या थे हमारे राइट थे। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा वीरशैववाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है बताना। ठीक है, पहला कथन दे रखा है इसने दृढ़ता पूर्वक सभी मनुष्यों की समानता का समर्थन किया। ठीक है, यानी कि ये वीरशैव के बाद में ये विचारधारा है, इसके बारे में बताना है। इसने दृढ़ता पूर्वक सभी मनुष्यों की समानता का समर्थन किया। बी बता रखा है इसमें कि इसने पुनर्जन्म के सिद्धांत पर संदेह व्यक्त किया है। इन्होंने किसने? वीरशैववादियों ने। और इसने जैन धर्म की शिक्षाओं का समर्थन किया है। और डी इसने विधवाओं को पुनर्विवाह की अनुमति प्रदान की है। तो इसमें राइट आंसर हमारा हो जाएगा कि सी हो जाएगा कि जैन धर्म का इसने समर्थन नहीं किया है। तो इसकी उत्तर व्याख्या देखते हैं जल्दी से हम। दूसरे का उत्तर देखते हैं हम। वीरशैववाद आंदोलन 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में प्रारंभ हुआ। 12वीं शताब्दी में बताया जा रहा है वीरशैव आंदोलन। और इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? वसवतरा, जिसका जन्म हुआ था 1106 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1168 में। नामक एक ब्राह्मण द्वारा किया गया था इसकी स्थापना। इसका नेतृत्व किया गया था। इसके अनुयायी वीरशैव यानी कि शिव के नायक, यानी कि वीरशैव कौन है? इस धर्म को मानने वाले, ठीक है, आंदोलन को मानने वाले, विचारधारा को मानने वाले वीरशैव है। और जो शिव के नायक हैं, या फिर इसको क्या बोलते हैं हम? लिंगयात भी बोला जाता है, यानी कि लिंग धारण करने वाले के नाम से जाने जाते हैं। वीरशैव सभी मनुष्यों की समानता के विचार के प्रबल समर्थक थे, यानी कि समानता की बातें करते थे ये सभी मनुष्यों की। ये ब्राह्मणवादी जाति व्यवस्था और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार एवं बाल विवाह के विरोधी थे। तो ये क्या बता रहे हैं कि जो ब्राह्मणों ने जो जाति व्यवस्था बना रखी थी उसको ये वो खंडन करते थे, उसकी बातों को नहीं मानते थे, और महिलाओं का ये जो दुर्व्यवहार हो रहा था समाज में उसका ये विरोध करते थे, और बाल विवाह का भी ये विरोध करते थे। ठीक है, ये सभी प्रकार के कर्म कांड और मूर्ति पूजा के भी विरोधी थे। ठीक है, इसलिए कथन एक सही हो जाएगा कि हाँ, इन्होंने सभी मनुष्यों की जो समानता का समर्थन किया था। और अगला है
लिंगायतों ने ब्राह्मणों द्वारा प्रतिपादित जाति व्यवस्था और कुछ वर्गों को अपवित्र मानने के विचार को चुनौती दी थी कि सभी मनुष्य कोई एक वर्ग कैसे अछूत हो सकता है, ठीक है, सभी पवित्र होते हैं, तो इनका ऐसा मानना था। इन्होंने पुनर्जन्म के सिद्धांत पर भी प्रश्न उठाए कि पुनर्जन्म जो आप बताते हो कि कर्म करो ये वो करो, तो इन्होंने क्या करा है कि पुनर्जन्म की जो बातें होती हैं उसको इन्होंने प्रश्न उठाया कि पुनर्जन्म जैसे चीज़ों को ये लोग नहीं मानते। इसी वजह से लिंगायत ऐसे लोगों को अनुयायी बनाने में सफल रहे जो ब्राह्मणवादी सामाजिक कर्म में अधिकारहीन या उपेक्षित थे, ठीक, इसलिए कथन भी सही है। यानी कि क्या बताया, जो उसके अनुयायी थे कौन थे, जो समाज में जिसको दर्जा नहीं मिला जाता, जिसको अधिकार नहीं मिले थे, वही लोग इस धर्म से यानी कि इस विचारधारा से जुड़ते चले गए थे, ठीक है, इसलिए कथन भी सही है। इसीलिए और लिंगायतों ने कुछ ऐसी प्रथाओं को भी प्रोत्साहन किया जो धर्मशास्त्रों में वर्जित थी, जो धर्मशास्त्रों में जो मना थी जिस चीज़ को करने से, ये उसका भी समर्थन करते थे, जैसे प्रोण विवाह और विधवा पुनर्विवाह। इसलिए कथन डी सही है कि इन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था। और लिंगायतों का विश्वास है कि मृत्यु के बाद उपासक का समावेश भगवान शिव के साथ हो जाएगा। तो ये लोग क्या मानते थे कि जो वीर शैववाद वाले ऐसा बोलते थे कि जो इस चीज़ को मानते हैं, वीर शैववाद को मानते हैं, जो उपासक होते हैं, ठीक है, यानी जो शिष्य होते हैं, वो बाद में मृत्यु के बाद वो शिव के साथ उनका वो मिल जाएंगे, वो वापस धरती पे पुनर्जन्म लेकर नहीं आएंगे, ठीक है, और वे इस संसार में वापस नहीं आएगा। इसीलिए ये धर्मशास्त्रों में विहित अतियोष्टि संस्कार, जैसे जो संस्कार बताए जाते हैं, जैसे देह संस्कार की परंपरा का पालन नहीं करते हैं ये लोग, ठीक है, कौन नहीं करते, वीर शैववाद वाले नहीं करते हैं परंपराओं का पालन। वीर शैववाद एक व्यवस्था विरोधी आंदोलन था, क्योंकि इसने समाज में जो ब्राह्मणों ने जो व्यवस्था फैला रखी उसका विरोध करते थे, तो व्यवस्था विरोधी आंदोलन था। ये केवल ब्राह्मणवाद को चुनौती देने वाले एक धार्मिक संप्रदाय का तथात्मक साक्ष्य नहीं है, बल्कि इसने कई सारे दूसरे धर्मों को भी क्या दी, चुनौती दी, जैसे बल्कि इसने अतिक्रमक रीति से जैन धर्म का भी विरोध किया है, जिसका 12वीं और 13वीं सदी के दौरान कर्नाटक में प्रभुत्व था। तो 12वीं और 13वीं शताब्दी में क्या था, कर्नाटक में इसका प्रभुत्व था, ठीक है, और जैन धर्म का, तो इसका भी इन्होंने विरोध किया था, ठीक है, जैन धर्म का। तभी हमारा वो सी ऑप्शन वहाँ पे क्या होता है, राइट हो जाता है कि इन्होंने जैन धर्म का समर्थन नहीं किया, बल्कि क्या किया, उसका विरोध किया था, ठीक है। और अब अभालूर अभिलेख के अनुसार जैन धर्म को समाप्त करने के लिए बृहद पैमाने पर जैन मंदिरों को क्षतिग्रस्त करना एक मुख्य साधन था। तो ये लोग क्या करते थे, जैन मंदिरों को नुकसान पहुंचाते थे, ठीक है। और एक लंबे समय बाद क्या हुआ, कालांतर में इन जैन मंदिरों के पुनर्प्रयोग और या जीर्णोद्धार के भी उदाहरण मिलते हैं कि दोबारा फिर ये समय के साथ जैन मंदिर थे, दोबारा से इनका उदय हो चुका था। इसलिए कथन सी सही नहीं है कि इन्होंने जैन धर्म का क्या करा था, समर्थन किया था, ठीक है। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण नहीं है, ठीक है, कारण नहीं बताना में मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण नहीं है। और पहला कथन है उत्तर पश्चिम सीमा से सिकंदर का आक्रमण। बी है हमारा परिधि क्षेत्रों में लोहे के औजार एवं हथियारों का प्रसार। परिधि क्षेत्र क्या होता है, इसके आसपास, मौर्य साम्राज्य के आसपास के क्षेत्रों में क्या लोहे के औजार को इस्तेमाल होने से क्या इसका पतन का कारण हो सकता है। सी बता रखा है अशोक की नीतियों के विरुद्ध ब्राह्मणवादी प्रतिक्रिया। तो अशोक ने क्या रखा था, ब्राह्मणवादियों के खिलाफ चला गया था, ठीक है, ब्राह्मणों के। और डी है इसमें विशाल सेना के रखरखाव के कारण वित्तीय संकट। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए कि उत्तर पश्चिम सीमा से सिकंदर का आक्रमण, ठीक है, उस समय नहीं हुआ था, ठीक है। यही इसी जिसकी वजह से इसका एक कारण ये है कि मौर्य साम्राज्य पतन नहीं हुआ था, क्योंकि जब ये बहुत पहले ही आक्रमण हो चुका था। इसकी उत्तर व्याख्या देखते हैं। मौर्य साम्राज्य की चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मगध में स्थापित भौगोलिक रूप से विस्तारित लौह युग की एक ऐतिहासिक शक्ति थी, जिसका 322 से 185 ईसा पूर्व के मध्य भारतीय उपमहाद्वीप पर प्रभुत्व स्थापित था, ठीक है, किसकी वजह से, लौह युग की वजह से, ठीक है।
तो ये पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर इसका प्रभुत्व स्थापित रहा था, ठीक है। और 332 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु के पश्चात मौर्य साम्राज्य का तेजी से क्या हुआ, पतन हो गया था। 332 में जब अशोक की मृत्यु हो गई तो उसके बाद 332 ईसा पूर्व मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन थे, बृहदत्त की हत्या उसके ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा कर दी गई थी, ठीक है। सेनापति किसके, बृहदत्त के सेनापति ने कर दी थी, जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग ने कर दी। और 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। 326 में किया था। मौर्य साम्राज्य कब बसा है यहाँ पर, 322 में, ठीक है। यानी कि ये 326 है में सिकंदर आया, यहाँ पर सिकंदर आया और यहाँ बस रहा है क्योंकि टाइम उल्टा चलता है उस टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे उल्टा चल रहा है क्योंकि अब क्या आएगा, यहाँ पर 25 आएगा, फिर आएगा 24 और फिर आएगा 23 और फिर आएगा 22 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आके क्या हो रहा है, मौर्य साम्राज्य स्थापित हो रहा है। तो इसका तो कोई कनेक्शन नहीं है सिकंदर का और इसका, ठीक है। तो वो नंद वंश के साम्राज्य में आया था, क्या नाम है इसका, सिकंदर, ठीक है। और 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। सिंधु नदी पार करने के पश्चात वह तक्षशिला की ओर अग्रसित हुआ। सिंधु नदी पार करने के बाद तक्षशिला की ओर वो आगे बढ़ रहा था। झेलम और चेनाब नदी के मध्य एक राज्य स्थापित था, जिसका राज्य के शासक थे पोरस द्वारा सिकंदर को चुनौती दी गई, ठीक है। जो झेलम और चेनाब नदी के बीच में ही शासन कर रहे थे पोरस, तो इन्होंने चुनौती दी पोरस ने सिकंदर को। और हाइडोस्पिस या फिर झेलम नदी के तट पर हुए भीषण युद्ध में पोरस की क्या हुई, पराजय हो गई, वो हार गया पोरस, ठीक है, सिकंदर से। और सिकंदर ने पोरस को बंधक बना लिया। सिकंदर ने क्या करा, पोरस को बंधक बना लिया और अन्य पराजित स्थानीय शासक के समान और अन्य शासकों के समान इसको क्या करा, पोरस को समान उसे भी अपने अधीन शासन करने की अनुमति प्रदान कर दी। किसने, सिकंदर ने, ठीक है। किसको दी अनुमति, पोरस को, कि तू भी मेरे अब अधीन रह के शासन करेगा। सिकंदर के आक्रमण के दौरान धनानंद मगध का शासक बना। सिकंदर के आक्रमण के दौरान कौन था, नंद वंश का शासन चल रहा था, तो धनानंद मगध का शासक था। इसलिए विकल्प ए सही नहीं है कि सिकंदर की वजह से मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ है, ठीक है। और भी कुछ कारण दे रखे हैं जिस वजह से मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ था। अब पतन के कारण दे रखे हैं, ठीक है। मौर्य साम्राज्य के पतन के अन्य कारण, जैसे ये भी आ सकते हैं पतन के कारण। तो इसमें हम पढ़ते हैं उत्तराधिकारी शासकों की अक्षमता इसका एक स्वाभाविक कारण था। वो जो उत्तराधिकारी थे वो, यानी कि जो अशोक के बाद जो भी उत्तराधिकारी बन रहे थे वो असक्षम थे, ठीक है। वो सही तरीके से शासन नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से ये एक कारण हो सकता है मौर्य साम्राज्य के पतन का। दूसरा बता रखा है इन्होंने, साम्राज्य का दो भागों में विभाजित एक अन्य तत्कालिक कारण था। साम्राज्य उस समय क्या था, दो भागों में विभाजित भी हो गया था, ठीक है। जब तक साम्राज्य का विभाजन नहीं किया गया था तब तक यूनानियों द्वारा पुनः आक्रमण नहीं किया गया। जब क्या करा कि जब साम्राज्य दो भागों में नहीं बटा था तब तक जो यूनानी थे वो आक्रमण नहीं कर पा रहे थे दोबारा इस पर जैसे ये बढ़ गया तो और ज़्यादा कमज़ोर हो गया। इससे मौर्य शासकों को कुछ सीमा तक अपनी पूर्व शक्ति को पुनः स्थापित करने का अवसर प्राप्त हो गया। जब वो अलग नहीं हुआ, मौर्य साम्राज्य दो हिस्सों में नहीं बटा, तब क्या हुआ, उसको शक्ति प्रदान हो गई थी, यानी कि उसकी शक्ति वापस लौट रही थी, ठीक है। और अशोक की पर जब उसने विभाजन हो गया तब वो पतन का कारण बोल सकते हैं इसका। अशोक की धार्मिक नीति के कारण ब्राह्मण उसके विरोधी हो गए, ठीक है। धार्मिक नीति की वजह से उसके ब्राह्मण उसके विरोधी हो गए। अशोक ने पशु बलि पर प्रतिबंध लगा दिया था, ठीक है। पशु बलि पर इसने प्रतिबंध लगा दिया था अशोक ने, जिससे ब्राह्मणों को विभिन्न प्रकार की बलि के रूप में जो प्राप्त उपहार से होने वाली जो आय थे वो बंद हो गई थी, ठीक है। यहाँ पर जो उपहार मिल रहा था ब्राह्मणों को बंद हो चुका था, इसीलिए ये खिलाफ हो चुके थे ब्राह्मण। इसीलिए विकल्प सी सही है कि हाँ ये पतन का कारण है, पर हमें नहीं वाला बताना था इसलिए। और ये आगे बढ़ते हैं। सेना और आधिकारिक तंत्र पर क्या था, अत्यधिक व्यय कर रहे थे, यानी खर्च ज़्यादा कर रहे थे। और मौर्य काल के दौरान सेना और आधिकारिक तंत्र की व्यवस्था पर होने वाला वह अत्यधिक था, ठीक है। तो क्या सेना और आधिकारिक तंत्र पर बहुत ज़्यादा ये लोग
खर्च कर रहे थे, ठीक है, जिसकी वजह से एक पतन का कारण बोल सकते हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति डगमगा जाएगी तो पतन का कारण तो हो ही सकता है। साथ ही अशोक के शासनकाल के दौरान बौद्ध भिक्षुओं को अत्यधिक अनुदान प्रदान किए गए थे, ठीक है, अशोक के शासनकाल के दौरान। तो वैसे वैसे ही बौद्ध प्रेमी हो चुका था ये तो बौद्ध भिक्षुओं को इसने अत्यधिक अनुदान दिए गए थे, ठीक है, जिससे राजकोष क्या हो गया था, रिक्त हो चुका था, राज्य खजाना खाली हो चुका था और इसके परिणाम स्वरूप अशोक के उत्तराधिकारी मौर्य शासकों को वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। क्या बताया जा रहा है कि जो अशोक के बाद के जो राजा बने थे उनको वित्तीय कठिनाई यानी आर्थिक परिस्थितियों से जूझना पड़ा, जो एक पतन का कारण बोल सकते हैं ये भी था, ठीक है। इसलिए विकल्प डी सही है कि हाँ ये पतन का कारण था। प्रांत में दमनकारी शासन, यानी कि इनके प्रांत में यानी मौर्य प्रांत में क्या चल रहा था, दमनकारी शासन चल रहा था। मुगल साम्राज्य के प्रांतीय शासक भ्रष्ट और दमनकारी थे, जिसके कारण साम्राज्य के विरुद्ध अनेक विद्रोह होते थे, ठीक है। तो ये मगध साम्राज्य क्या था, एक प्रांतों में बटा हुआ था, ठीक है। तो जो प्रांतों में बटा था इसकी जो अलग अलग जो राजा बैठा रखे थे प्रांतों में, ठीक है, एक केंद्र था, केंद्र में राजा बैठा होता था और राजा कुछ अधिकारियों को प्रांत में बैठा देता। तो उसके जो अधिकारी थे वो क्या थे, भ्रष्ट हो चुके थे, अपनी मनमर्जी चलाते, जिसकी वजह से वहाँ पे विद्रोह भी होते थे, जनता विद्रोह भी करती थी। तो साम्राज्य के विरुद्ध अनेक विद्रोह होते थे और बिंदुसार के शासनकाल के दौरान तक्षशिला के निवासियों द्वारा दुष्ट पदाधिकारियों के कुशासन के विरुद्ध शिकायत के प्रमाण प्राप्त हुए। शिकायत के प्रमाण मिलते हैं कि हाँ वहाँ पे जनता द्वारा जो भी जिसको भी सताते हैं उसने शिकायत करी, तो उसके प्रमाण मिलते हैं बिंदुसार के शासनकाल में, ठीक है। और यद्यपि बिंदुसार और अशोक के द्वारा पदाधिकारियों पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु कदम उठाए गए थे, कि हाँ फिर भी इन्होंने क्या करता कि जो प्रांत में जो अधिकारी बैठे उस पर कंट्रोल करने के लिए कुछ कदम भी उठाते, लेकिन ये उपाय प्रांत में होने वाले अत्याचार को रोकने में पूर्णतः क्या थे, प्रभावी नहीं हुए, यानी कि सही तरीके से काम नहीं कर पाए इनके उपाय, ठीक है। तो ये भी एक पतन का कारण हो सकता है। उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रदेश की अवहेलना, तो उत्तरी पश्चिमी जो सीमा जो क्षेत्र था उसकी अवहेलना करी, यानी उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया मौर्य राजाओं ने। अशोक ने अपनी धार्मिक गतिविधियों में अत्यधिक व्यस्त हो गया था, तो धार्मिक गतिविधियों में अशोक क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा बिजी हो गए थे, ठीक है, जिसके कारण वे मौर्य साम्राज्य के उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश, उत्तर पश्चिम का जो इलाका था, सीमा थी, वो उस पर जिन्होंने ध्यान नहीं दिया, पर्याप्त ध्यान नहीं दे सका और यूनानियों ने इसका लाभ उठा लिया। और यूनानी जो आए थे, विदेशी यूनानी, उन्होंने इसका लाभ उठाया कि इस पे तो राजा की नज़र है नहीं, क्यों ना इस पे ही कब्जा करा, यहीं से होते हुए जाए। तो यूनानियों ने इसका लाभ उठाया और उत्तरी अफगानिस्तान में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। तो यूनानी ने क्या करी, एक उत्तरी अफगानिस्तान में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी, जिसे बैक्टिया के नाम से इस राज्य को बैक्टिया के नाम से जाना जाता है। और इसके उपरांत साम्राज्य क्या हो गया, दुर्बल करने वाले विदेशी आक्रमणों की एक श्रृंखला। और इसके बाद क्या हो गई, जैसे ये राज्य बसा उसके बाद कई सारे हमले हुए इस राज्य पर, मौर्य साम्राज्य पर, और ये साम्राज्य दुर्बल हो गया, कमजोर होता चला गया धीरे धीरे। और अगला है बाहरी क्षेत्रों में नवीन धात्विक ज्ञान का विस्तार। आसपास के क्षेत्रों में भी क्या हो गया था, मौर्य साम्राज्य के आसपास क्षेत्रों में भी लोहे का ज्ञान हो गया था, धातु का ज्ञान हो चुका था, जैसे लोहे के उपकरणों और हथियारों का प्रयोग। इससे मौर्यों का सामरिक श्रेष्ठता कम हो गई। मौर्य की सामरिक श्रेष्ठता जो आसपास में जो इन्होंने डर बना रखा था, ये बोल सकते हैं जो शक्ति कायम कर रखी थी, वो कम होती चली गई। और जिसका अब तक के मौर्य शासक को लाभ प्राप्त, जिसका पहले लाभ प्राप्त होता था जब वहाँ पे आसपास में लोहे या धातु का ज्ञान नहीं था, पर अब वो बंद हो गया। इसलिए विकल्प बी भी सही है, ठीक है, कि हाँ धातु के ज्ञान, आसपास की धातु का ज्ञान हुआ था आसपास क्षेत्रों में, जिससे ये भी एक पतन का कारण हो सकता है। अगला करते हैं अब हम प्रश्न चौथा। भारत में दूरसंचार के संदर्भ में राष्ट्रीय संख्यांकन योजना, ठीक है, ये योजना राष्ट्रीय संख्यांकन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और ये पहला कथन बता रखा है, ये भारत में टेलीफोन सेवाओं के लिए संख्याओं के उपयोग एवं आवंटन हेतु दिशा निर्देश का एक समूह है। ये जो संख्या है बता रही है, संख्या से मतलब है मोबाइल नंबर से, ठीक है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा एक नई संख्यांकन योजना की अनुशंसा की गई। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है, तो इसमें से केवल इसका आंसर है केवल एक इसमें सही है, ठीक है। इसकी उत्तर व्याख्या देख लेते हैं अब हम। इस योजना को यही बोलते हैं नवीन राष्ट्रीय नंबरिंग योजना, ठीक है। ये योजना चर्चा में क्यों थी?
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि ट्राई ने देश में नवीन राष्ट्रीय नंबरिंग योजना यानी कि एक नई योजना की बात चल रही है नंबरों को लेकर, ठीक है। तो नेशनल नंबरिंग प्लान यानी कि NNP शीघ्र लागू करने की सिफारिश की गई है इसमें, ताकि प्रत्येक ग्राहक को एक विशिष्ट पहचान संख्या यानी कि यूनिकली आइडेंटिफिएबल नंबर UID प्रदान किया जा सके, ठीक है। तो प्रमुख बिंदु बता रखे इसमें दूरसंचार विभाग, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU के संदर्भ दूरसंचार मानकीकरण क्षेत्र यानी टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन सेक्टर ITU-T अनुशंसाओं के आधार पर फिक्स्ड यानी कि लैंडलाइन तथा मोबाइल नेटवर्क नंबरों का प्रबंधन करता है ये। और अगला पॉइंट बता रहेगा नंबरिंग संसाधनों का प्रबंधन राष्ट्रीय नंबरिंग योजना नेशनल नंबरिंग प्लान के तहत किया जाता है। तो जो नंबरिंग प्लान संसाधनों का, तो ये कौन सी योजना करती है? नंबरों की देखभाल जो भी कुछ होता है संसाधनों का, तो राष्ट्रीय नंबरिंग योजना करती है, तो इसके तहत किया जाता है। आगे है ट्राई का मानना है कि हाल ही में टेलीकॉम सेवाओं में व्यापक विस्तार देखने को मिला है। क्या हाल ही में क्या बोला 2020 में तो बहुत ज़्यादा विस्तार देखने को मिला है ये टेलीकॉम सेवाओं के अंदर, ठीक है। लोग बहुत ज़्यादा यूज करने लग गए थे तथा टेलीकॉम कनेक्शनों की संख्या में बहुत अधिक वृद्धि देखने को मिली। इससे उपलब्ध नंबरिंग संसाधनों यानी कि अवेलेबिलिटी ऑफ नंबरिंग रिसोर्सेज विशेषकर मोबाइल सेगमेंट में इसकी पर्याप्त उपलब्धता नहीं है। अब इसकी उपलब्धता इतनी नहीं है कि यानी कि लोग इसका बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं पर अब नंबर नहीं बचे हैं, ठीक, इतने ज़्यादा। तो एक नई योजना की बात करी जा रही है इसको अपनाने के लिए। वर्तमान में उपलब्ध नंबरिंग योजना को वर्ष 2003 में अपनाया गया। जो वर्तमान में जो हम नंबर 10 अंकों वाले जो नंबर यूज कर रहे हैं ये 2003 में इसको अपनाया गया था, ठीक है। तथा ऐसा अनुमान लगाया गया था इस योजना को लेकर 2003 में अनुमान लगाया गया था कि यह नंबरिंग प्रणाली वर्ष 2033 तक उपयुक्त रहेगी। 2033 तक चलेगी ये नंबर, इसकी कोई समस्या नहीं। परंतु भारत में टेलीफोन ग्राहकों की कुल संख्या जनवरी 2020 के अंत में 1177.02 मिलियन थी, ठीक है। इतनी दर्ज करी गई है जनवरी के अंत में, ठीक है, 2020 के अंत में, जनवरी 2020 के अंत में, ठीक है। और टेली घनत्व क्या होता है? टेली डेंसिटी क्या चीज़ होती है ये देखो। टेलीफोन घनत्व या टेली डेंसिटी एक क्षेत्र के भीतर रहने वाले प्रत्येक 100 व्यक्ति पर प्रत्येक क्षेत्र में रहने वाले ठीक, एक क्षेत्र में रहने प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर टेलीफोन कनेक्शन की संख्या को टेली डेंसिटी कहते हैं, ठीक है, टेली डेंसिटी कहते हैं। और जनवरी 2020 के आंकड़े के अनुसार भारत में टेली डेंसिटी यानी टेली घनत्व 87.45% है, ठीक है, इतनी है। यानी कि ट्राई द्वारा की गई प्रमुख सिफारिशें क्या हैं, ठीक है, क्या सिफारिश कर गई है? ये सुनिश्चित करने के लिए कि दूरसंचार सेवाओं के सशक्त विकास के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हों, और ट्राई ने सरकार को राष्ट्रीय नंबरिंग योजना की समीक्षा करने तथा आवश्यक नीतिगत निर्णय लेने की को कहा कि ज़्यादा जल्द से जल्द इसको निर्णय लेके इसको सुधार किया जाए, ठीक है, योजना बनाई जाए। और सरकार को नंबरिंग संसाधनों में किसी भी प्रकार के बदलाव से पूर्व निम्नलिखित 3 विकल्पों पर विचार करना होगा, ठीक है। तो इन्होंने बोला है ट्राई ने कि कुछ भी करने पहले 3 बातों का ध्यान रखना अवश्य। तो वर्तमान में 10 अंकीय मोबाइल नंबर प्रणाली के स्थान पर 11 अंकीय मोबाइल नंबर प्रणाली को अपनाना, ठीक है। तो 11 अंकीय प्रणाली को अपनाने की बात बता रहे हैं। और अगला है ऑपरेटरों द्वारा बंद की गई मोबाइल नंबरों को टेलीकॉम कंपनी को पुनः आवंटित करना होगा, ऐसा ये बोलते हैं। और अगला पॉइंट बता रहे हैं तीसरा, फिक्स्ड लाइन यानी कि लैंडलाइन में कॉल करते समय मोबाइल नंबर के आगे 0 का प्रयोग करना होगा, ठीक है। तो लैंडलाइन के समय मोबाइल नंबर के आगे 0 लगाया जाएगा, यानी फिक्स लैंडलाइन से कॉल करते समय मोबाइल नंबर के आगे 0 लगाना पड़ेगा, तब जाकर कॉल लगेगी। ये है ध्यान देने योग्य
तथ्य है कि वर्तमान समय में फिक्स्ड लाइन कनेक्शन से इंटर सर्विस एरिया में मोबाइल कॉल के लिए नंबर की शुरुआत में 0 लगाने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इंटर सर्विस एरिया। तो यहाँ पे इंटर सर्विस एरिया जो था वो क्या था कि दूसरे क्षेत्र में हम जब फ़ोन लगाते हैं, ठीक है, तो हमें 0 लगाना पड़ता था। ठीक है, तो वो वाली बात होता जा रही है। ठीक है, तो अगला है प्राधिकरण ने यह सिफारिश की है कि सभी मशीन से मशीन यानी कि मशीन टू मशीन कनेक्शन जो 10 अंकीय मोबाइल नंबरिंग श्रृंखला को उपयोग करते हैं उन्हें दूरसंचार विभाग द्वारा आवंटित 13 अंकीय नंबरिंग श्रृंखला में स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए। इसमें ऐसे सिम कार्ड का इस्तेमाल किया जाना चाहिए तो क्या बता रखा है, इन्होंने दूरसंचार विभाग द्वारा आवंटित 13 अंकीय नंबरिंग श्रृंखला में स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए। ठीक है, और इसमें ऐसे सिम कार्ड का इस्तेमाल किया जाना चाहिए जिसमें केवल डेटा में इस्तेमाल किया जा सके, खाली डेटा में इस्तेमाल किया जा सके तथा कॉलिंग सुविधा ना दी जाए। अगला बता रखा है, फिक्स्ड लाइन के साथ साथ मोबाइल सेवाओं के लिए आवंटित किए जाने वाले नंबरिंग संसाधनों को प्रतिवर्ष सूचीबद्ध भी किया जाना चाहिए। ठीक है, अगला बता रखा है, राष्ट्रीय नंबरिंग आवंटन को कुशल तथा पारदर्शी तरीके से लागू करने के लिए नंबर प्रबंधन प्रणाली सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाना चाहिए ताकि नंबरिंग संसाधनों का आवंटन स्वचालित तरीके से हो सके। ठीक है, और आवश्यकता हो तो आवंटन कार्य दूरसंचार विभाग के समग्र नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में किया जा सकता है। तो ये क्या बता रहा है आगे सुधार के बारे में। सुधारों में आने वाली संभावित बाधाएं, 11 अंकों की प्रणाली को अपनाने से ग्राहकों को जो बाधाएं बता रहे हैं, 11 अंकों की प्रणाली को अपनाने से ग्राहकों को अतिरिक्त अंक डायल करने और सिम में फ़ोन मेमोरी का अपडेट करने की आवश्यकता होगी। ठीक है, इसके कारण दूरसंचार कंपनियों को नंबर डायलिंग त्रुटियों और राजस्व हानि आदि का सामना करना पड़ सकता है। आगे बता रखा है, टेलीफोन नंबर व्यक्तियों की डिजिटल पहचान से जुड़े होते हैं, जैसे वित्तीय बैंकिंग सेवाओं से ई-कॉमर्स, सरकार की कल्याणकारी योजनाओं आदि से व्यक्तिगत पहचान के लिए टेलीफोन नंबर की आवश्यकता होती है। अतः इन सभी सेवाओं के डेटाबेस में परिवर्तन करने की फिर हमें आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, इसीलिए ये भी बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा। तो आगे की राह बता रखा है, वर्तमान में उपलब्ध 10 अंकों आधारित मोबाइल नंबर के स्थान पर 11 अंकों के मोबाइल नंबर प्रणाली को अपनाने में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अतः 11 अंकों आधारित मोबाइल प्रणाली को तभी अपनाना चाहिए जब 10 अंकों की संख्या के साथ इस प्रणाली को जारी रखने के सभी पर्याप्त प्रयास समाप्त हो जाएं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। प्रश्न 5, ख्याल या ख्याल संगीत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ख्याल की संगीत रचनाओं को कव्वाली कहा जाता है। ख्याल संगीत को बताया जा रहा है कि कव्वाली कहा जाता है। दूसरा बता रखा है, पूर्वी ख्याल की धीमी शैली, पूर्वी को जो है तो वो बता रखा है कि ख्याल की क्या धीमी शैली है, और पंजाब शैली ख्याल की द्रुतीय शैली है, तो ये बता रखा। और तीसरा बता रखा, ख्याल की उत्पत्ति का श्रेय अमीर खुसरो को दिया जाता है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, तो इसमें हमारा सी ऑप्शन राइट है, यानी कि तीसरा हमारा राइट है और ये दोनों हमारे गलत है। तो उसकी उत्तर व्याख्या देखते हैं हम। 5वें का सीधा यहाँ पर, तो इसकी उत्तर व्याख्या पढ़ते हैं। ख्याल शब्द फारसी भाषा से व्युत्पन्न हुआ है और इसका आशय विचार या कल्पना होता है। ठीक है, ख्याल का संगीत के संदर्भ में इस शैली के उद्भव का श्रेय अमीर खुसरो को दिया जाता है, इसलिए कथन 3 सही है। यह कलाकारों के मध्य अत्यधिक लोकप्रिय है क्योंकि इसमें ख्याल की बात करें, क्योंकि इसमें स्वर परिवर्तन यानी कि इम्प्रोवाइजेशन की अत्यधिक संभावना होती है। और अगला है, यह 2 से
8 पंक्तियों वाले लघु गीतों के एक संग्रह पर आधारित होता है ख्याल संगीत। और इन संगीत या रचनाओं को बंदिश के रूप में भी निर्दिष्ट किया जाता है। इसलिए कथन एक सही नहीं है, क्योंकि कथन एक में क्या बता रहा है, कवाली बताएगा, जबकि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, बंदिश बोला जा रहा है। ठीक है, अगला है ख्याल की रचना एक विशिष्ट राग एवं ताल में भी की जाती है, जिसका पाठ संक्षिप्त होता है। छोटा बता रखा था वैसे भी 2 से 8 लाइन। तो यहाँ क्या बता रखा है, ख्याल की रचना की एक विशिष्ट राग एवं ताल में की जाती है, जिसका पाठ्य संक्षिप्त होता है। कविता पाठ के मुख्य विषय में राजाओं का महिमा मंडल, इसमें क्या करा जाता है, कविता पाठ के मुख्य विषय क्या होता है इसके अंदर, ख्याल के अंदर राजाओं का महिमा मंडल, मौसम का विवरण, भगवान कृष्ण की लीला, देवी प्रेम और विरह का दुख शामिल होता है इसके अंदर। ख्याल के मुख्य घराने क्या बता रखे हैं, मुख्य घराने ग्वालियर और किराना, पटियाला और आगरा और भिंडी बाजार घराना है मुख्य घराने में। और ग्वालियर घराना सर्वाधिक प्राचीन है, जो सर्वाधिक सबसे प्राचीन ग्वालियर को बता रखा है। और अन्य सभी घराने के मूल स्रोत के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, अन्य सभी घराने के मूल स्रोत के रूप में जाने जाते हैं। और पूर्वी और जो पश्चिमी ठुमरी गायन की 2 से अलग अलग शैलियाँ हैं। ठीक है, ये ख्याल की कुछ ख्याल से नहीं जुड़ी है। ठीक है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। और कवाली जो होता है, कवाली के बारे में बताया, कवाली सूफी संतों द्वारा रचित देवीय गीत है, सूफी संतों द्वारा गाया जाता है और देवीय गीत बताया जा रहा है इसके अंदर, जो मुस्लिम रहस्यवादी परंपरा से संबंधित है। ठीक है, और जो पूर्वी और जो पंजाब ठुमरी है, गाने की 2 अलग शैली है, 2 अलग तरीके से गाया जा सकता है। ठीक है, तो इसका ख्याल से कोई संबंध नहीं है। दोस्तों आगे के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए आप मस्त रहो और व्यस्त रहो, और अगली वीडियो में मिलते हैं फिर हम। चलिए।